हमारे आज के यहाँ के स्पेशली रजौरी की अगर बात करें, सारे प्रमोट करें इंग्लिश लैंग्वेज को, जबकि बाहर के लोग हमारे यहाँ के कल्चर और हमारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं और यहाँ के लोग उनके कल्चर को और उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, भाषा चाहे कोई भी है, सभी भाषाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमें अपने देश की जो राष्ट्रभाषा है उसको साइडलाइन करके किसी और भाषा के प्रति अगर हम प्रेम दिखाएं तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भाषा के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। और परिवर्तन अगर जीवन में नहीं है, परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होता है। तो मुझे लगा कि अब समय आ चुका है, काफ़ी समय हम वैली व्यू को दे चुके हैं, तो अब थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकले, देखें कि बाहर बाकी स्कूल्स में और कैसे काम होते हैं और क्या कुछ नया सीख सकते हैं। मीनवाइल जब मुझे ये पता चला कि दून इंटरनेशनल स्कूल, जो कि देहरादून की एक ब्रांच है, यहाँ रजौरी में अभी रिसेंटली ओपन हुई है। मेहनत इसलिए क्योंकि मैं जो कविता लिखने का विचार, एक बुक लिखने का विचार कर रही थी, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थी। दून इंटरनेशनल स्कूल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो चेयरमैन हैं डॉक्टर गारू सनी, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एज ए ह्यूमन ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एज वेल एज ए एजुकेटर अगर हम देखें, दो उनका ये पैशन वो नहीं है, उनकी लाइन डिफरेंट लाइन है, परंतु उनका जो विजन मैंने देखा है, बहुत ही ब्रॉड विजन के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। बताएं, आपकी जितनी भी आप कविता लिखते हो वो किसी चीज़ से इंस्पायर होकर लिखते हैं। मतलब हम तब तक कुछ नहीं लिख सकते जब तक हमारे माइंड में कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ आता है, फिर हम सोचते हैं कि हम उसके बारे में लिखें। जैसे किसी फिजिकल एक्सपीरियंस आपने किया था, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या नेचर को अलग की, या सोशल इश्यूज, किसके रिलेटेड आपकी हमें कविता में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक शिक्षक जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने विद्यार्थी के ऊपर। मैंने एज ए प्रिंसिपल दून इंटरनेशनल में अब ज्वाइन किया, आई थिंक 21 अगस्त हैव ज्वाइन दिस स्कूल। उसके बाद मैम, लेकिन हमने इस स्कूल की हाइप भी काफ़ी हाई जाती हुई देखी है। विदिन 4 to 5 months बहुत ज़्यादा गई है। आपने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ड्राइव्स भी करवाई हैं सोशल मीडिया पे। आज दून इंटरनेशनल स्कूल एक, अब हम भी कहीं जाते हैं हमें भी पूछते हैं ये स्कूल कहाँ पे है। और तब मुझे पता चला कि मैं कम से कम 100 के करीबन कविताएं तब तक लिख चुकी थी। कॉलेज में जब आपने ये किया, कॉलेज के बाद जब आपने ज्वाइनिंग की स्कूल, उसके बाद? और बिल्कुल, और वो मेरे स्कूल काल से ही चली आ रही थी। मैं लिखती थी और डायरी अपनी रखती थी अपने पास में। और जब मुझे ये पता चला कि मेरी 100 से ज़्यादा कविताएं मैं लिख चुकी हूँ हिंदी में, फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे इस दिशा में कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। मैम, जैसे आपने बोला कि आपने एज अ प्रिंसिपल भी वर्क किया, मैम आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल ही था या उससे पहले आप एज अ टीचर भी कहीं वर्क कर चुके हैं? प्रिंसिपल बनने के लिए आपको पहले एक टीचर का वहाँ से तो गुजरना ही पड़ता है। और प्रिंसिपल बनने से पहले मैंने टीचिंग किया, काफ़ी साल मैंने टीचिंग का काम भी किया। और उसके बाद मुझे जब मौका मिला प्रिंसिपल बनने का, क्योंकि जब आप एक टीचर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लास तक ही सीमित रहती है। कुछ मंथ्स बैक ये पता चला था कि आप एक हिंदी पोइट भी हैं, तो ये आप अपनी इसकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? आपने ये कैसे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि आप कविता लिख सकती हैं, आप कविता को उस वे से बोल सकती हैं? क्योंकि बहुत ही कम फीमेल्स, इवन की मेल्स भी हमारी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है जो फुट फ्रंट पे आके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने में हर कोई प्राउड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अंग्रेज़ी बोल के, इंग्लिश बोल के हम अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा साबित कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हिंदी भाषा, जो कि बचपन से ही सभी बच्चे बोलते आ रहे हैं, तो उन्हें हिंदी भाषा बोलने में भी उतना ही गर्व का अनुभव करना चाहिए जितना वो अंग्रेज़ी को बोलने में करते हैं। I welcome you all once again to the Himalayan talk show, The Reality Uncovered. It's my privilege to welcome our esteemed special guest, Miss Krishna Kumari, and female icon and Hindi poet and an outstanding educationist. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for giving your precious time to us. It is my privilege to be here today. So I really thanks the Himalayan talk show, The Reality Uncovered. Thank you, ma'am. So, ma'am, let's start. Yes.
कुछ मंथ्स बैक ये पता चला था कि आप एक हिंदी पोइट भी हैं। तो ये आप अपनी इसकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? आपने ये कैसे फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि आप कविता लिख सकती हैं, आप कविता को उस वे से बोल सकती हैं? क्योंकि बहुत ही कम फीमेल्स, इवन की मेल्स भी हमारी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है जो फुट फ्रंट पे आके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वेल हितेशी जी, मेरा जो लेखन के प्रति जो मेरी रुचि रही है वो मेरे बचपन से ही रही है। बचपन, आई मीन टू से, कि जब मैं स्कूल पढ़ती थी, स्कूल में 8वीं क्लास से लेके मेरी ये रुचि जो है वो शुरू हुई और मैंने बहुत कुछ लिखा उसमें। बट उन दिनों में जब मैं लिखा करती थी तो वो जो भी मेरा लेखन होता था वो मुझ तक ही सीमित रहता था, क्योंकि कुछ हेजिटेशन सी होती थी कि मैं किसी और के सामने वो अपनी कविता या जो मैंने लिखा है उसको रखूंगी तो वो क्या सोचेंगे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो मैंने कभी ओपनली उस चीज़ को सबके सामने नहीं रखा, प्रस्तुत नहीं किया। परंतु उसके बाद धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई और हिंदी लेखन की ओर मेरी जो है झुकाव होता गया। हिंदी के प्रति शुरू से ही मैं हिंदी विषय को लेकर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्कूल में। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक शिक्षक जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने विद्यार्थी के ऊपर। तो मेरे हिंदी के शिक्षक रहे हैं हमारे स्कूल टाइम पे मिस्टर अशोक जी। वो बहुत ही हिंदी के बहुत ही एक प्रगाढ़, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे अध्यापक रहे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वो स्वयं भी स्वरचित कविताएं लिखा करते थे और स्कूल के मैगजीन में कभी कभार उन्होंने, मुझे आज भी उनकी एक पंक्ति याद है कि उगे जो फूल खंडहर में, तो ये उनकी जो ये लाइन थी, मुझे आज तक पूरी कविता तो याद नहीं, परंतु ये पंक्ति ज़रूर मुझे उनकी याद है और शायद वहीं से मेरी रुचि जो है कविता लेखन की तरफ बढ़ी है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, मैंने कई सारी कविताएं लिखी और मुझे रियलाइजेशन तब हुई जब मैं कॉलेज के बाद में मैंने स्कूल्स में काम करना शुरू किया और मुझे मौके मिले कि मैं स्टेज पे आके कभी अपनी कोई एमसी करने का मौका मिला या कुछ और प्रोग्राम्स होते थे उसमें कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैंने उसमें अपनी लिखी हुई कविताएं जो हैं वो सबके सामने जब बोली तो मेरे अपने ही कोलीग्स ने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैम आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उससे मुझे बल मिला और मैंने धीरे धीरे करके उनका अपनी डायरी जो है एक मेंटेन किया और तब मुझे पता चला कि मैं कम से कम 100 के करीबन कविताएं तब तक लिख चुकी थी। कॉलेज में जब आपने ये किया, कॉलेज के बाद जब आपने ज्वाइनिंग की स्कूल, उसके बाद? और बिल्कुल, और वो मेरे स्कूल काल से ही चली आ रही थी। मैं लिखती थी और डायरी अपनी रखती थी अपने पास में। और जब मुझे ये पता चला कि मेरी 100 से ज़्यादा कविताएं मैं लिख चुकी हूँ हिंदी में, फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे इस दिशा में कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का पहले ज़माना था नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था और ख़ासकर मैं बात करूँ राजौरी की, यहाँ पे इस तरीके के जैसे बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, खासकर हिंदी साहित्य को लेकर। बहुत सारे ऐसे लिटरेरी क्लब्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स या काव्य सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं राजौरी में इस चीज़ की कमी रही है और आज भी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा मौके मिले नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कुछ लिटरेरी ग्रुप्स थे उनसे ज़रूर मेरा राब्ता हुआ और उसमें हमें साप्ताहिक कविता की एक कंपटीशन जो है हुआ करता था, वीकली कॉम्पिटिशन्स, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद में काफ़ी सारे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें प्राइजेस भी लिए, प्रशंसा पत्र भी मिले। तो मुझे लगा कि शायद कविता में जो मैं लिखती हूँ उसमें कुछ ना कुछ दम तो है। फिर मेरे मन में बस तब से ख्याल आया और मैंने लिखना शुरू किया और मैंने अपनी पहली जो पुस्तक थी उसका नाम था जीवन एक संघर्ष। तो वो पुस्तक मेरी 2019 में प्रकाशित हुई और जीवन एक संघर्ष मेरे दिल के बहुत करीब है। करीब इसलिए है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है वो संघर्ष से भरा हुआ है। चाहे आज एक बच्चे को देख लीजिए, आप 4 साल के बच्चे को, उसकी अपनी कहानी है। आप किसी युवा को देख लीजिए,
युवाओं को वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह जगह पे हर एक स्टेप पे उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैम इस बुक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंस्पायर कर रही थी कि आपने इस बुक का नाम ही ये दे दिया, जीवन एक संघर्ष? क्योंकि चैलेंजेस से भरा हुआ जीवन हर किसी का रहा है, शायद मुझे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं लाइफ में, जो हर एक आम इंसान को करने पड़ते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को भी संघर्ष करते हुए देखा है हर एक मोड़ पे, तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिल के करीब ज़रूर रही है कि लेकिन जीवन संघर्ष तो है, लेकिन उन संघर्षों से बाहर कैसे निकला जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। और बहुत सारी इसमें ऐसी कविताएं हैं जो मनुष्य को प्रेरित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन की परेशानियों से थक हार के बैठना नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी इसमें कविताएं हैं जो मनुष्य को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं। मैम जैसे आपने बोला आपके जो हिंदी टीचर थे, आप उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए। 8th क्लास में आपने बोला कि हमारे वो हिंदी टीचर थे, वो भी लिखते थे बुक्स, लेकिन आप किसी कवि या लेखिका के बारे में भी पढ़ते थे, उनसे भी इंस्पायर हुए थे, या सिर्फ अपने टीचर से इतना इंस्पायर हो गए कि आप आज इतने, आपने बुक्स भी अपनी उस पर लिख दी हैं, बहुत सारी कविताएं भी बोल दी हैं, तो आप किसी लेखिका से भी इंस्पायर हैं या किसी कवि से भी इंस्पायर हुए थे? देखो हितेशी जी, मेरा जो मुख्य विषय रहा है जिसमें मैंने स्नातकोत्तर, जिसे एमए कहा जाता है, मैंने वो हिंदी में ही किया है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी रही है, तो हिंदी के प्रति मेरा लगाव था, जैसे मैंने आपको बताया। और हिंदी के ऐसे बहुत सारे कवि हैं। मैं अक्सर रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा करती थी। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता थी भिक्षुक, जो आज भी मुझे, शायद मैंने 9th 10th में कहीं वो कविता पढ़ी थी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो जिन्होंने समाज में जो घटित हो रहा है उसको व्यक्त किया करते थे अपनी लेखनी के माध्यम से, तो उनकी कविताओं को मैं पढ़ती थी, मेरे दिल को छूती थी। राष्ट्र प्रेम के कवि थे दिनकर जी, उनकी कविताएं बहुत मेरे मन को भाती थी। यहाँ तक कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात के, मेरी फेवरेट कविता रही है। मधुशाला उनकी एक ऐसी कविता है जो समाज को ये बताती है कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहना है। तो बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिनकी कविताओं को पढ़कर मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला। और जब मैंने कविता का अपना सफ़र शुरू किया तो मैं कहीं ना कहीं कंपेयर किया करती थी, देखती थी कि उन कवियों ने जो लिखा है उसमें क्या है और जो मैंने लिखा है उसमें क्या है, क्या अंतर है, क्या मेरी कविता वहाँ तक पहुँचती है उस स्टेज तक कि मैं इसको पब्लिश कर पाऊँ। तो मैंने पाया कि उन कविताओं में भी उन्होंने वही जो सामाजिक परिवेश में जो चीज़ें हो रही हैं उनको उन्होंने व्यक्त किया है। और मेरी कविताएं, मुझे लगा कि शायद नहीं, इतनी बुरी नहीं है, तो मैंने भी विचारा कि इसको पब्लिश किया जाए। तो 2019 में ये कविता पब्लिश हुई। लेखन का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। अगली जो मेरी पुस्तक आई उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। मेहनत इसलिए क्योंकि मैं जो कविता लिखने का विचार, एक बुक लिखने का विचार कर रही थी, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थी। और कविता का नाम भी मन की बात था, जो कि आप जानते ही हैं कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 से ही ये कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि रेडियो टेलीविज़न, पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी मन की बात कार्यक्रम जब भी रेडियो में आता था या टीवी पे आता था तो सभी अपने अपने टीवी चैनल्स के आगे बैठ जाते थे। मैं भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात को सुना करती थी और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं अपने देश के बारे में, भारत की धार्मिक संस्कृति के बारे में, भारत की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनके बारे में, और जो लोग यहाँ देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में, यहाँ तक कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में वो लोगों को बताते थे अपनी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे लगा कि इसको पुस्तकीय रूप देना ज़रूरी है, और यही मन में विचार आया। और मैंने फिर उसके बाद में रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत बार इनके एपिसोड्स को कई बार सुना। तो मुझे इसको पूरी बुक को लिखने में, सिर्फ लिखने में ही पूरा 1 साल का समय लगा इसको लिखने में।
और रिसर्च और ये सब तो चलता ही रहा। तो कम से कम 3 साल के बाद में मेरी ये जो दूसरी पुस्तक थी, 2024 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। और इस पुस्तक में 1 से लेके 50 तक के एपिसोड जो है उनका संकलन है। मैम आप हमें ये बताएं, आपकी जितनी भी आप कविता लिखते हो वो किसी चीज़ से इंस्पायर होकर लिखते हैं? मतलब हम तब तक कुछ नहीं लिख सकते जब तक हमारे माइंड में कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ आता है, फिर हम सोचते हैं कि हम उसके बारे में लिखें। जैसे किसी फिजिकल एक्सपीरियंस आपने किया था, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या नेचर को अलग की, या सोशल इश्यूज, किसके रिलेटेड आपकी हमें कविता में देखने के लिए ज्यादा मिलता है? मैंने जो मेरी कविताएं रही हैं उसमें से काफी सारी कविताएं ऐसी हैं जो यथार्थ पे आधारित है। यथार्थ की अगर मैं बात करूं तो हमारे समाज में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे निर्भया का कांड हुआ, आपने देखा होगा कि ये निर्भया कांड काफी चर्चा में रहा है। उसके बाद उत्तराखंड में भी एक वैसे ही निर्भया से मिलता जुलता एक कांड हुआ, आरुषि का कांड रहा, और यूपी में कई ऐसे केसेस हुए हैं। तो मैंने उन सब विषयों को अपनी कविता में उनका उल्लेख किया है। उसके अलावा यहाँ अगर राजौरी में रहते हुए अरसा बीत चुका है, तो यहाँ राजौरी में भी ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले एक खांडली के सामने एक वीर सिंह नाम का छोटा सा बच्चा, जो कि एक आतंकवादी घटना में जो शहीद हो गया था, तो उस बच्चे को देखकर और उस घटना से मन बहुत व्यथित हुआ था उस समय भी। तो वो जो मन की जो पीड़ा थी उसको आप कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसको भी मैंने कविता के माध्यम से लिखा। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि पिछले साल ही जो ढांगरी में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि आतंकी हत्या उसको करार दिया गया था। हमारे काफी बच्चे उसमें शहीद हुए थे, तो उसने भी कहीं ना कहीं मन को झकझोर के रखा हुआ था। तो उस वेदना को कैसे व्यक्त किया जाए, और लेखनी से बढ़कर कोई माध्यम है नहीं जो समाज तक पहुंचे, तो उस पीड़ा को भी मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से ही व्यक्त किया, उस पर भी कविता लिखी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे डीसी साहब आए थे, श्रवण सर। उन्होंने एक मुहिम यहाँ राजौरी में छेड़ी थी। जिस तरह से राजस्थान जयपुर की पिंक सिटी है, तो उनका भी ऐसा आइडिया था, ऐसा विजन था कि राजौरी को भी उसी के तर्ज पे एक वाइट सिटी बनाया जाए। तो जब बहुत जोरों शोरों के साथ में वो काम चल रहा था, पूरी मैंने देखा कि पूरी मार्केट जो कि अलग अलग रंगों से पहले भरी पड़ी थी, कहीं पे पीला, कहीं पे नीला, कहीं पे हरा रंग, और उसके बाद उन्होंने एक आदेश पारित किया कि सभी दुकानों में सफेद रंग जो है वो किया जाएगा। और धीरे धीरे पूरी दुकानें, पूरा शहर जो है वो सफेद रंग में रंग गया। तो वो चीज भी मुझे, मेरे मन को बहुत भाई थी, और मैंने उस समय भी एक कविता लिखा था कि ये तेरा शहर न मेरा शहर, ये हम सबका शहर। और सफेद रंग तो अमन और शांति का प्रतीक होता ही है, तो उसमें मैंने उसी चीज पे ज्यादा फोकस किया था कि सफेद रंग जैसे अमन और शांति का प्रतीक है, तो हमारा शहर जो है उसमें भी अमन, शांति और भाईचारा बना रहे। तो इस तरीके से जो भी यथार्थ समाज में होता है, मैं उसको यथार्थ उसका चित्रण करती हूँ। और इसके अलावा भी प्रकृति प्रेम की कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। समाज में जितनी भी बुराइयां, खासकर जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के अलावा जो आप देखते हैं बाल मजदूरी बहुत ज्यादा भारत में है ना। जगह जगह पे आपको, कहीं रेलवे स्टेशंस में, बस स्टॉप्स में आपको कई ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे जो अखबार पकड़े हुए कोई बेचता हुआ नजर आता है। मैम चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट तो काफी से एक्ट्स भी हैं, पर फिर भी हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को नहीं देखती है, उस चीज को, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? तो देखो, एक कवि का जो धर्म होता है वो कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होता है। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से ही लोगों तक, समाज तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयत्न करती हूँ। तो मैंने बाल मजदूरी पर भी कविताएं लिखी हैं। तो मैम हमारे राजौरी में जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज को हम ओपनली करके बोल पाए, तो उस टाइम पे, जब अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, लेकिन जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था तब आप अपनी कविताएं कैसे आगे लाते थे, लोगों को कैसे उसके लिए इंस्पायर करते थे कि वो सुने, उससे वो मोटिवेट हो? मैंने आपको बताया कि यहाँ राजौरी में इस तरीके के कोई भी लिटरेरी क्लब नहीं है, कोई साहित्यिक क्लब यहाँ पे नहीं है जो कि भाषा का, और खासकर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे।
यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा कि डोगरी कवि बहुत सारे हैं, उर्दू के प्रति बहुत प्रेम है, उर्दू शायर बहुत अच्छे अच्छे शायर यहाँ के रहे हैं। और खासकर पीर पंजाल एरिया में मैंने अभी तक कोई हिंदी का ऐसा कवि या कवित्री नहीं देखी है जो कि खुलकर सबके सामने आई हो और हिंदी भाषा के प्रति उनका लगाव देखने को मिला हो। लेकिन फिर भी जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल्स में जब भी जाती थी या जहाँ पे भी हमारे गेट टुगेदर्स होते थे, वहाँ पे मौका मिलता था तो मैं अपनी कविता जो लिखी होती थी वो सुनाती थी और मुझे उसकी काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिलती थी। मेरे साथी, मेरे कोलीग्स मुझे अप्रिशिएट किया करते थे, तो उससे मुझे ताकत ज़रूर मिलती थी लिखने की। तो लगता है कि यहाँ पे भी इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए, कोई ऐसा लिटरेरी क्लब होना चाहिए जिसमें कि जो आजकल के बच्चे हैं उनके प्रति देश की भावना तो हम जागृत करें, साथ साथ में हिंदी भाषा के प्रति जो है प्रेम कैसे उत्पन्न करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। भारत की बात तो हम करते ही हैं, यहाँ पे हिंदी भाषी लोग तो बहुत है, परंतु विदेशी लोग भी हिंदी के प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं कि हिंदी भाषा को वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? पर मैम हमारे आज के यहाँ के स्पेशली रजौरी की अगर बात करें, सारे प्रमोट करें इंग्लिश लैंग्वेज को, जबकि बाहर के लोग हमारे यहाँ के कल्चर और हमारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं और यहाँ के लोग उनके कल्चर को और उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, भाषा चाहे कोई भी है, सभी भाषाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें अपने देश की जो राष्ट्रभाषा है उसको साइडलाइन करके किसी और भाषा के प्रति अगर हम प्रेम दिखाएं तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भाषा के साथ में नाइंसाफी होगी। तो हमें आगे बढ़कर सबको हिंदी भाषा के को बोलना चाहिए और उसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा हम बोलते हैं तो हिंदी भाषा को बोलने में भी हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। मैम आप हमें ये बताओ, जो हिंदी स्पेशली हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, और आप तो हिंदी एक पोइट भी हो, वहाँ पे आज के टाइम पे मॉडर्न सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं इंग्लिश सब बोलते हैं, हिंदी पोइम्स भी सुनते हैं, पर उस चीज़ को शायद वो इतने ओपनली आगे आके नहीं करते, शाइनेस फील करते हैं उसको बोलने में। उनको लगता है कि शायद पता नहीं हमने ऐसा क्या बोल दिया है कि जो शायद अच्छा नहीं लग रहा हो सामने वाले को, जब तक इंग्लिश नहीं हम बोलेंगे। देखो, इंग्लिश बोलने में हर कोई प्राउड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अंग्रेजी बोल के, इंग्लिश बोल के हम अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा साबित कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हिंदी भाषा जो कि बचपन से ही सभी बच्चे बोलते आ रहे हैं, तो उन्हें हिंदी भाषा बोलने में भी उतना ही गर्व का अनुभव करना चाहिए जितना वो अंग्रेजी को बोलने में करते हैं। मैम आपको लगता है कि आप जो कविता लिख रही हैं उससे मॉडर्न सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं जो उसको अडॉप्ट कर रही हैं, उनमें कुछ चेंजेस? बिल्कुल, मैंने देखा है कि मेरे अपने ही कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी के प्रति उनका झुकाव मैंने देखा है, हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम है वो मैंने देखा है, और उनमें से कुछ मुझे देखकर लिखती भी हैं, लिखना भी शुरू किया है। ऐसे यंग बच्चे रजौरी में हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें मौका देंगे, कोई इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें कि वो बच्चे आगे आए, हिंदी काव्य पाठ करें, तो उससे देखकर दूसरों को भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और दूसरे लोग भी जो अभी खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे आने की कोशिश करेंगे। मैम उर्दू के अगर हम देखें तो उसके तो काफी रजौरी में हुए भी हैं, गेट टुगेदर हुए हैं उनके, कि वो अपना सम्मेलन करते हैं, पर आज तक अभी हमने हिंदी का नहीं यहाँ पे देखा। हितेशी जी, मैंने अभी हाल ही में पिछले साल की ही बात है, विश्व हिंदी परिषद की मैं एक आजीवन सदस्य बनी हूँ। तो मैंने ये बीड़ा उठाया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार जितना हो सके मैं करूँगी, और उसके लिए भविष्य में आप देखेंगे कि इस तरीके के काव्य सम्मेलन, हिंदी काव्य सम्मेलन, खासकर जिसमें कि जो युवा लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने अभी लिखना शुरू ही किया है, हम उनको मौका देंगे ताकि वो लोग आगे आए और हिंदी का प्रचार प्रसार हो। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें सबसे पहले अपनी जो आपने फर्स्ट कविता लिखी है आप वो हमें सुनाए। ओके, काफी पहले मैंने वो कविता लिखी है, और उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है जिंदगी। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है।
जिंदगी परिंदा है सुख दुख के पर लगाए। जिंदगी परिंदा है सुख दुख के पर लगाए, न जाने किस छोर पे इंसान को ले जाए। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, हंसी होंठों पे अश्क आंखों में होते हैं। क्योंकि अपना दुख दर्द हम बाहर व्यक्त नहीं करते हैं। भले हम बाहर हंस रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पीड़ा मन के अंदर होती है और वो अश्क के रूप में बहते हैं। तो किसी किसी कोई तो आंसू के रूप में वो बहा के निकाल देते हैं, लेकिन कोई अपनी हंसी के द्वारा बाहर हंसते हैं और मन में पीड़ा रहती है। उसी पे मद्देनजर मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। उसके आगे है कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, हंसी होंठों पे अश्क आंखों में होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं अंदर दर्द तिल मिलाता है। कुछ ऐसे भी हैं अंदर दर्द तिल मिलाता है, बाहर वो उतना ही ज्यादा मुस्कुराता है। और ये मुस्कुराहट ही है जो गमे राज छुपाती है। ये मुस्कुराहट ही है जो गमे राज छुपाती है। जख्म समंदर में जिंदगी खुद ही गोता खाती है। जख्म समंदर में जिंदगी खुद ही गोता खाती है। थैंक यू मैम। ये पंक्तियां थी जो मुक्ता में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले। हम आपकी कविता सुन के लग रहा है कि आपने ये जीवन एक संघर्ष इसी से स्टार्ट की थी, इसी कविता के बाद ही आपने स्टार्ट किया लिखना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा पहली कविता जो जिंदगी पे थी। उसके बाद में काफी सारी कविताएं मैंने इस पे लिखी हैं। जीवन एक संघर्ष, जो शीर्षक है कविता का, वो भी एक जीवन एक संघर्ष ही है जो इसमें लिखी गई है। ओके मैम, जैसे आपने बोला कि आपने एज अ प्रिंसिपल भी वर्क किया, मैम आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल ही था या उससे पहले आप एज अ टीचर भी कहीं वर्क कर चुके हैं? प्रिंसिपल बनने के लिए आपको पहले एक टीचर का वहां से तो गुजरना ही पड़ता है। और प्रिंसिपल बनने से पहले मैंने टीचिंग किया, काफी साल मैंने टीचिंग का काम भी किया। और उसके बाद मुझे जब मौका मिला प्रिंसिपल बनने का, क्योंकि जब आप एक टीचर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लास तक ही सीमित रहती है। आपने जो एजुकेशन देनी है वो अपने अपनी क्लास के बच्चों तक ही देनी है। बट एज ए प्रिंसिपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप सिर्फ एक क्लास तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे स्कूल के बच्चे आपको देखने होते हैं। आपको पेरेंट्स को डील करना होता है, आपको टीचर्स को डील करना होता है, आपको स्टाफ को देखना होता है, तो स्टेक होल्डर्स को देखना होता है। तो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं फर्स्ट टाइम 2008 में एज ए प्रिंसिपल मैंने वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हुई। और उसके बाद मैंने काफ़ी साल तक वहाँ पे काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों का प्यार मिला, टीचर्स का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला। आपने वहीं पे टीचिंग एक्सपीरियंस, जो आपका फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस का वैली व्यू में ही था? पहले मैंने एज ए टीचर ही वैली व्यू में ज्वाइन किया था। एज ए हिंदी अध्यापिका के रूप में मैंने वहाँ पे काम किया। और उसके बाद में मुझे शायद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत लकी हूँ कि लोग ढूंढने के लिए, नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, टीचिंग जॉब के लिए बाहर जाते हैं, परंतु मैं स्वयं को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे खुद जो है मैनेजमेंट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी सामने आई। उन्होंने मुझे, मेरे सामने ये रखा कि हम आपको स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट करना चाहते हैं। तो सडनली टीचर से प्रिंसिपल बनना थोड़ा सा, क्योंकि और वो भी एक आर्मी स्कूल का प्रिंसिपल बनना, जहाँ पे कि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करना होता है। और खास करके जब आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड ना हो, कोई फैमिली या आपके कोई पेरेंट्स या कोई आपकी फैमिली का कोई आर्मी में ना हो। क्योंकि मैंने उन दौरान देखा था और ये महसूस भी किया था कि तब तो काफ़ी सारी आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स भी वहाँ पे काम किया करती थी स्कूल में। तो मैंने उनको भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जब एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो उनको भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मन में ये डर रहता था कि मेरे हस्बैंड सीईओ नहीं है, वो यूनिट को कमांड नहीं करते, तो मैं कैसे स्कूल को रन कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो डर उनके मन में भी तब रहता था। तो मुझे भी स्वाभाविक है कि वो डर मन में था कि मेरा तो कोई भी आर्मी से नहीं है, परंतु फिर भी मैंने वो चैलेंज लिया। और मुझे लगा कि वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से।
मैम जैसे आपने वहीं पे पहले टीचिंग एक्सपीरियंस भी किया है, एक जो टीचर और टीचर का लिंक होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर हम प्रिंसिपल और टीचर का देखें, क्योंकि हमारा वे ऑफ टॉक, हमारा बैठने का, हमारा बिहेवियर ही एक टीचर को टीचर के साथ टोटली अलग होता है। लेकिन जब आपने एक ही बारी आपके लिए ये एक बिल्कुल न्यू स्टेप आ गया कि आपको एज ए टीचर वहाँ पे प्रिंसिपल ज्वाइन करना पड़ा, तो वहाँ पे उस बिटवीन भी क्लैशेस होते हैं टीचर्स के, तो क्या आपने वो सिचुएशन भी फेस की था? हितेशी जी, मुझे लगता है पता नहीं शायद ईश्वर की कोई कृपा रही है। मैंने जब मुझे प्रिंसिपल का मैं बनी वहाँ पे, तो उसके बाद में मेरे जो अपने कुलीग थे वो काफ़ी खुश हुए। शायद उसकी वजह एक ये भी थी कि मेरा सबके साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सबके साथ में। एज ए टीचर, एज ए कुलीग मेरी बॉन्डिंग सबके साथ में बहुत बढ़िया थी। चाहे वो आर्मी टीचर्स रही हूँ, चाहे वो सिविलियन टीचर्स रही हूँ, सबके साथ में मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना, और हम डिस्कस किया करते थे जब भी कभी मौका मिलता था फ्री पीरियड्स में एक साथ स्टाफ रूम में बैठने का, तो हम आपस में डिस्कस किया करते थे। और हमारी डिस्कशंस जो होती थे वो हेल्थी डिस्कशंस होती थी, स्टडीज़ को लेके किस तरीके से हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते थे, उन चीज़ों को लेके, किस बच्चा कौन सा बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है उसको हमें कैसे हैंडल करना है, दूसरे टीचर्स के साथ में भी हम डिस्कस किया करते थे। तो मेरा जो एक बॉन्डिंग था वो सबके साथ में बहुत अच्छा था। तो शायद यही एक वजह रही है कि जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने कभी आई नहीं। मैम आपने एज ए प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ये हमने खुद पर्सनली भी देखा हुआ है। लेकिन मैम जब हम एक टीचर, फिर भी एक टीचर का जब आता है, सारे टीचर्स कभी एक प्रिंसिपल से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं। एज ए टीचर हम ये सोचते हैं कि प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रहा, पर जब वो प्रिंसिपल है उसको पूरे स्टाफ को देखना है, उसने हर एक टीचर की बात भी सुननी है। पर एज ए टीचर आपने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम आपको एक ही टीचर के साथ, पर जब आप एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे आए, वहाँ पे आपने जब मतलब सारे आपकी वहाँ पे, तब आपके लिए वो एक बहुत बड़ी चैलेंज था। देखो, एक प्रिंसिपल को सबको एक समान देखना होता है, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक लीडर जो है, लीडर वही होता है जो अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चले। मेरा मानना है कि अपने सुझावों को दूसरों पर थोपना वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं होती। एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों को सुनता है, उसको एनालाइज करता है, तो आफ्टर एनालिसिस वो कुछ डिसीजन जो है वो लेता है कि क्या ये मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर हम कोई भी चीज़ एक ऑर्डर पास कर दें कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है, चाहे वो गलत है या सही है, मे भी कई बार हो सकता है एज ए प्रिंसिपल जो हम सोच रहे हैं वो सही ना हो, दूसरे का पर्सपेक्टिव से वो चीज़ गलत हो। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम बैठते थे, विचार विमर्श करते थे, डिस्कशंस होती थी क्या हमें इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसके बाद में सबकी राय लेने के पश्चात ही कोई डिसीजन मैं एज ए प्रिंसिपल मैं कोई डिसीजन करती थी कि हाँ ये सही है, स्कूल के फेवर में है, बच्चों के फेवर में है, इसको करना चाहिए। मैम हमें लेकिन मेल्स में हमने पेशेंस देखा है, लेकिन अगर एज अ फीमेल प्रिंसिपल की बात करें, हमने पेशेंस फीमेल्स में बहुत कम देखा है। लेकिन आपने इतना पेशेंस लेवल रखे, प्रिंसिपल कभी टीचर के साथ डिस्कस करके अपना कभी कोई ऑर्डर पास नहीं करता, पर आपने डिस्कशन करके हमेशा ऐसे पास किए अपने ऑर्डर्स की, ताकि टीचर्स भी आपके साथ सेटिस्फाइड रहे, आपके साथ अच्छा उनका बॉन्ड रहे। मुझे लगता है कि एज कंपैरिजन टू मेल ना, फीमेल्स में पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, मुझे लगता है ऐसा कि मैम आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, स्पेशली फीमेल्स का। देखो, पेशेंस हमारे में क्यों होता है, जो एक अच्छा लिसनर होता है, द वन हु इज अ गुड लिसनर इज, वही जो है उसमें पेशेंस जो है वो होता है। अनटिल एंड अनलेस हम जब दूसरों को नहीं सुनेंगे, हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, तब तक हमारे अंदर पेशेंस जो है वो डेवलप हो ही नहीं सकता। तो आपको पेशेंस तभी आपके भीतर आएगा जब आप दूसरों को सुनना शुरू कर देंगे। और मैं अक्सर मैंने आपको बताया कि मैं दूसरों को सुना करती थी, और शायद यही वजह है कि मेरे अंदर पेशेंस, जैसा आप बोलते हैं कि पेशेंस है, वो पेशेंस इसीलिए है क्योंकि मैं दूसरों को सुना करती थी। तो हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। जब तक हम एक अच्छा लिसनर नहीं है, हम अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, तो दूसरा उस चीज़ को दूसरे वे में ज़रूर लेगा।
तो जब तक हम एक अच्छा लिसनर नहीं बनेंगे, हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, दूसरे के पर्सपेक्टिव नहीं जानेंगे कि वो क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, तब तक हम एक अच्छे पेशेंस हमारे में नहीं हो सकता। तो शायद यही एक खूबी है कि हम दूसरों की बातों को सुनते हैं। मैम आपके लिए आप एज अ प्रिंसिपल भी आपने वर्क किया, एज अ टीचर भी आपने वर्क किया, और साथ साथ आपने कविताएं भी लिखी हैं, और साथ साथ आपकी बुक्स भी काफ़ी पब्लिश हुई हैं। आपने इतना सब कुछ इकट्ठे एक साथ कैसे मैनेज किया, जबकि फीमेल जल्दी फ्रस्ट्रेट होती हैं इन चीज़ों से? किसी भी काम को करने के लिए समय की ज़रूरत होती है, बट समय को कैसे यूज़ किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, है ना। विदाउट टाइम मैनेजमेंट वी कांट डू एनीथिंग। कोई भी काम, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, but the only thing is we have to accept the challenges, we have to take out time for that. मैं भी वैसे ही किया करती थी। मुझे स्कूल का, बीइंग आर्मी स्कूल प्रिंसिपल, बहुत सारा काम होता था। कई बार हमें रात के 10-10 बजे तक भी कोई कॉल्स आती थी और हमें इमीडिएटली कोई चीज़ प्रोवाइड करनी होती थी, वो हम करते थे। बट उसके साथ साथ भी मैं अपनी कविताओं के लिए टाइम, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं, जब आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ये प्रेम रखते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप समय निकाल लेते हैं। चाहे फिर वो आप आधी रात का समय हो या दिन का समय हो। जब सब सोए होते हैं, मैं तब लिखा करती थी। जब घर के सारे सदस्य सो जाते थे, मैं उसके बाद में भी रात को लिखती थी। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि मेरी डायरी और पेन मेरे बेड के मेरे पिलो के साथ में ही होते थे, और मैं अंधेरे में ही लिख लेती थी, क्योंकि कहीं लाइट बल्ब ऑन करने से, रोशनी करने से बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो मैं रात में उसमें कलम और पेंसिल के साथ में अपनी डायरी में लिखना शुरू करती थी, और सुबह जब उठ के देखती थी तो एक लाइन ऊपर से पहुंचती पहुंचती नीचे तक पहुंची हुई होती थी। तो फिर सुबह उठ के उसको फेयर किया करती थी। तो लिखने के लिए अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेके पैशनेट है, वो करना चाहता है, तो वो समय निकाल लेता है। तो समय कोई रुकावट नहीं बनती किसी के पैशन में। मैम आपने बुक्स भी काफ़ी लिखी हैं, लेकिन ये तो आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने एज ए प्रिंसिपल भी काम किया, आपने बुक्स भी लिखी, आपने कविताएं भी लिखी। आपका वैली व्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे हमें भी पता है और आपने भी हमें बताया कि आपका बहुत अच्छा रहा है, बट फिर आपने इतना बोल्ड स्टेप कैसे लिया कि आपको वो स्कूल छोड़ना पड़ा? 16+ ईयर का एक्सपीरियंस आपका उस स्कूल में ही है खाली। एक फैमिली से ज़्यादा हम उनके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, तो फिर इतना बोल्ड स्टेप आपने कैसे लिया? तो